सो व्हाट इज एक्यूरेसी? एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस टू द मेजर्ड वैल्यू विद द ट्रू वैल्यू, ठीक है। एंड व्हाट इज प्रिसिशन? रिपीटेबिलिटी ऑफ मेजरिंग प्रोसेस, रिपीटेबिलिटी ऑफ द मेजरिंग प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्रिसिशन। तो एक्यूरेसी अगर हम देखेंगे तो एक्यूरेसी एक सिंगल मेजरमेंट में भी हम ले सकते हैं एक्यूरेसी, बट प्रिसिशन जो है सिंगल मेजरमेंट में नहीं ले सकते इसको। दिस इज अ सेट ऑफ मेजरमेंट। सेट मतलब क्या है? वहां पे दो या दो से ज्यादा चीज, दो या दो से ज्यादा मेजरमेंट हो सकते हैं। नंबर ऑफ मेजरमेंट यहाँ पे कितने रहेंगे प्रिसिशन के केस में? दो रहेंगे एटलीस्ट, या फिर दो से ज्यादा, कितने भी हो सकते हैं। 2000 भी हो सकते हैं, 2 करोड़ भी हो सकते हैं, 2 मिलियंस, 2 ट्रिलियंस, कुछ भी हो सकता है, बिलियन, मिलियन, ट्रिलियन, कुछ भी हो सकता है वहाँ। ओके, बट एक्यूरेसी के केस में वहां पे ये रेस्ट्रिक्शन है क्या? दो की कंडीशन है क्या यहाँ पे एक्यूरेसी के केस में जो है दो की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप सिंगल मेजरमेंट की भी एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। देन सेकंड पॉइंट क्या है यहाँ पे? कैन बी यूज फॉर वन मेजरमेंट। देखो वही पॉइंट बताया है कि सिंगल मेजरमेंट के लिए ले सकते हो, और प्रिसिशन आप सिंगल मेजरमेंट के लिए नहीं ले सकते, यहाँ पे दो लेने पड़ेगा आपको मिनिमम, या फिर दो से ज्यादा, या फिर सेट ऑफ मेजरमेंट लेना पड़ेगा आपको। थर्ड पॉइंट क्या है? इट इज रिलेटेड टू द विद द इट इज रिलेटेड विद द ट्रू वैल्यू। और एक्यूरेसी का लेना किसके साथ साथ है? किसके साथ इसका डायरेक्टली कनेक्शन है? ट्रू वैल्यू के साथ कनेक्शन। प्रिसिशन का ऐसे है क्या? नहीं है। प्रिसिशन का लेना देना किसके साथ है? प्रिसिशन का लेना देना है जो ग्रुप ऑफ मेजरमेंट है हमारे पास, जो सेट ऑफ मेजरमेंट है हमारा, ठीक है, उस सेट ऑफ मेजरमेंट की रीडिंग्स कितने क्लोज है एक दूसरे से, उससे हमको लेना देना। जितनी ज्यादा क्लोज रहेंगे उतना प्रिसिशन ज्यादा है, जितनी ज्यादा दूर दूर रहेंगे उतना प्रिसिशन वहां पे हमारा कम है। इसको ऐसी तरीके से, इस तरीके से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। देन फोर्थ पॉइंट क्या है यहाँ पे? एक्यूरेसी कैन इंडिकेट प्रिसिशन। एक्यूरेसी क्या करती है? प्रिसिशन को इंडिकेट करती है। मतलब अगर एक्यूरेसी है, अब अगर हम सेट ऑफ मेजरमेंट ले रहे हैं और उस सेट ऑफ मेजरमेंट को हम लोग अगर एक्यूरेट बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे ऑब्वियसली प्रिसिशन भी एग्जिस्ट करता है। ओके, मान लीजिए कि हमारे पास क्या है? 10 रीडिंग्स है। 10 रीडिंग्स को हम क्या बोल रहे हैं? एक्यूरेट है। 10 रीडिंग्स कैसे एक्यूरेट है? एक्यूरेट है इसका मतलब क्या है? वो प्रिसाइज भी होगा, बाय डिफॉल्ट क्या हो गया? वो प्रिसाइज भी होगा। बट इन केस ऑफ प्रिसिशन व्हाट इज द सिनेरियो? यहाँ पे क्या रहेगा सिनेरियो? द प्रिसिशन कैन नॉट इंडिकेट द एक्यूरेसी। प्रिसिशन का एक्यूरेसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। प्रिसिशन का लेना देना किसके साथ है? सिर्फ और सिर्फ जो सेट ऑफ मेजरमेंट हमारे पास है वो एक दूसरे से करीब है कि नहीं है। अगर करीब है इसका मतलब वो प्रिसाइज है, या फिर वहां पे प्रिसिशन एग्जिस्ट करता है। अगर वो जो वैल्यूज है, जो मेजर्ड वैल्यूज है, वो दूर दूर है, तो वहां पे प्रिसिशन नहीं है। तो प्रिसिशन रहो या ना हो, इसका एक्यूरेसी से कोई लेना देना नहीं है। देन फिफ्थ पॉइंट क्या है? रिलेटेड एक्यूरेसी इज रिलेटेड विद द सिम्टोमेटिक एरर और सिस्टमेटिक एरर, ठीक है। जबकि प्रिसिशन में क्या है? रिलेटेड विद द रैंडम एरर। अब सिस्टमेटिक एरर क्यों बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे एक्यूरेसी के केस में? क्योंकि एक्यूरेसी के कंडीशन में क्या होता है, जो भी एरर्स ऑकर होते हैं उसको हम लोग पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। प्रिडिक्टेबल एरर्स, प्रीडिफाइंड एरर्स। अब जब प्रीडिफाइंड एरर्स है या फिर हमको वीक पॉइंट्स उसके पता है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? अवॉइड भी कर सकते हैं उसको। उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं? वहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर्स भी ले सकते हैं, प्रिवेंटिव एक्शंस भी ले सकते हैं, ताकि उसको अवॉइड किया जा सके। सो इट इज कॉल्ड एज सिस्टमेटिक एरर्स। तो एक्यूरेसी का लेना किसके साथ साथ है? लेना देना सिस्टमेटिक एरर्स के साथ साथ। जबकि प्रिसिशन के केस में क्या है? प्रिसिशन का जो लेना देना है वो रैंडम एरर के साथ। अब रैंडम एरर के साथ है मतलब कैसा है? इट इज अनप्रिडिक्टेड और अनप्रेडिक्टेबल। इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। हमको पहले से नहीं पता रहेगा कि ये एक्यूरेसी एरर कहाँ पे आएगा, किस पॉइंट पे आएगा, वीक पॉइंट क्या है, या किस तरीके का एरर रहेगा। दिस इज क्या है? मतलब वो अनप्रेडिक्टेबल, ये हमको पता नहीं है। तो ये होता है आपके प्रिसिशन के साथ। अब यहाँ पे दो एग्जांपल्स भी दिए गए। देखो एक्यूरेसी का एग्जांपल क्या दिया गया है? इफ अ ट्रू वैल्यू ऑफ अ जॉब इज 10.25 एंड द मेजर्ड values are 10.15, 10.14, 10.29, then they are not accurate compared with 10.24। तो इसमें सबसे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू जो रहेगी वो क्या रहेगी? हमारी 10.24 रहेगी। अब एक्यूरेसी क्यों बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे? अभी 10.25 हमारी क्या होगी? ट्रू वैल्यू होगी। और इसको अगर हम प्लस माइनस 0.1 इस तरीके से अगर दे रहे हैं उसको, तो उस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ पे हमारी जो एक्यूरेट वैल्यू रहेगी वो 10.24, 10.25 और 10.26। अगर इसके बीच में आ रही है दैट मीन्स दिस इज एक्यूरेट। अब यहाँ पे 10.24 कोई है क्या वैल्यू? नहीं। तो जितने भी वैल्यूज आपको यहाँ पे तीनों जो एग्जांपल्स है वो कैसे हैं? इनएक्यूरेट है। कैसे है यहाँ पे? यह सारे के सारे वैल्यूज इनएक्यूरेट है।
वही अगर हम प्रिसिशन का एग्जांपल देखेंगे, प्रिसिशन का अगर एग्जांपल हम देखते हैं तो क्या एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, रीडिंग्स ऑफ अ जॉब विथ ट्रू वैल्यू 10.00 मिलीमीटर्स विच आर एक्यूरेट, ठीक है, विच वैल्यूज आर एक्यूरेट ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। अब वैल्यूज क्या है हमारे पास, रीडिंग्स क्या क्या है हमारे पास, 10.001, 10.000, 10.001, 9.999, 9.999, 10.000, 10.001। अब अगर आप गौर करोगे तो ऑलमोस्ट ये जो है 10 के अराउंड ही है, सारे वैल्यूज कैसे हैं, 10 के अराउंड ही है, और इसमें मैक्सिमम डिफरेंस कितना है, 0.1 का डिफरेंस है मैक्सिमम, ठीक है। सो ये परमिसिबल लिमिट में भी आ गए आपके, और सारे के सारे प्रिसाइज भी है। प्रिसाइज क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि एक वैल्यू का दूसरे वैल्यू से अगर आप डिफरेंस देखोगे तो बहुत निग्लिजिबल डिफरेंस, कैसा डिफरेंस है, बहुत निग्लिजिबल डिफरेंस। मैक्सिमम डिफरेंस कितना आ रहा है इसका, 0.1 का आ रहा है, 0.1 मिलीमीटर्स। तो ये जो हमारी टॉलरेंस लिमिट है उसके अंदर रिलाई कर रहा है, दैट्स व्हाई दीज वैल्यूज आर एक्यूरेट एज वेल एज प्रिसाइज। ये वैल्यूज कैसे है, एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। अब मान लीजिए ये अगर वैल्यूज इस तरीके से आते हैं, 11.00, 11.001, 11.001, ठीक है, और 11.002, 11.003, 11.000, 11.001, अगर इस तरीके की वैल्यूज अगर आते तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। प्रिसिशन तो है वहां पे बट एक्यूरेसी वहां पे नहीं है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। बस यही चीज का मैंने रिवीजन करने के लिए बोला था आप लोगों को। अब हम क्या है आगे बढ़ते हैं। हमने सेंसिटिविटी के बारे में भी देखा था, है ना, लास्ट लेक्चर में सेंसिटिविटी के बारे में भी देखा था। आया था सब लोगों को समझ में, या वापस से बताना है सेंसिटिविटी, व्हाट इज सेंसिटिविटी? सर एक बार शॉर्ट में बता दीजिए ना। अभी सेंसिटिविटी क्या बोलते हैं, किसको बोलेंगे हम लोग? आजकल जितनी भी चीजें हो रही है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, सेंसर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अब ये सेंसर और सेंसिटिविटी ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है या इंटरलिंक्ड है। अभी सेंसर के अंदर क्या होती है, सेंसिटिविटी होती है, वो सेंस करता है ना। और ये जो सेंस नाम की चीज है, अब सेंस का अगर हम मीनिंग अगर देखेंगे तो सेंस किसको बोलेंगे हम लोग, महसूस करना, फील करना, है ना। आपको यस सर। अभी सर्दी हो रही है ना, आप दिखा सकते हैं कि सर्दी हो रही है, या गर्मी, सर्दी या गर्मी को आप दिखा सकते हो क्या, फिजिकल एग्जिस्टेंस उसका है क्या? नो आप सर। छू के देख सकते हो क्या, या किसी को दिखा सकते हो, ये देखो ये सर्दी इस तरीके से दिखती है, उसका फेस इस No, तरीके से sir. है क्या? ऐसा नहीं है। आप क्या करते हो, उसको फील करते हो। इसका मतलब कि आप सेंस कर रहे हो उसको, क्या कर रहे हो आप, उसको फील कर रहे हो, सेंस कर रहे हो। तो ये क्या है हमारे अंदर, हमारे ह्यूमन बॉडी, नेचुरली जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर ये फीचर डाला गया है, उसको इस तरीके से प्रोग्राम किया गया है, उसको इस तरीके से बनाया गया है कि हम ये चीज फील कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। उसी तरीके से जो हमारे पास सेंसर्स होते हैं, अलग अलग सेंसर्स के अंदर क्या है, अलग अलग चीजें सेंस की जाती है, फील की जाती है। अब ये जो सेंसिटिविटी का टर्म है ये आया है हमारे पास, जो मशीनरीज हम लोग एडवांस मैन्युफैक्चरिंग मशीनरीज यूज करते हैं ज्यादा एक्यूरेसी के लिए, वहां पे भी मल्टीपल सेंसर्स का इस्तेमाल होता है। अब वो सेंसर्स क्या करते हैं, टच करते हैं। अब हर सेंसर का अलग अलग है, कुछ सेंसर्स जो है टच करने वाले होते हैं, कुछ सेंसर्स जो है वो डिस्टेंस को मेजर करने वाले होते हैं। जिस तरीके से आपका पार्किंग का अगर आप देखोगे ना, थोड़ा सा फुल्ली लोडेड कार, फुल्ली लोडेड व्हीकल जो रहती है आपकी, उसके अंदर अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि रिवर्स गियर लगाने के बाद वहां पे एक बजर बजता है ना, और जितना क्लोज Yes, वो sir. पीछे किसी ऑब्जेक्ट के करीब जाते रहता है, जब हम रिवर्स लेते हैं कार, तो बजर की जो बीप होने की इंटेंसिटी वो बढ़ती जाती है, जितना क्लोज वो आते जाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट के। जितना क्लोज हमारी कार जो है रिवर्स डायरेक्शन में किसी भी ऑब्जेक्ट के क्लोज होती जाएगी, उतना ज्यादा जो है बजर की बीप करने की कैपेसिटी की बढ़ती जाएगी। बराबर है? यस सर। होता है ना? यस सर। अब ये क्यों हो रहा है कि वहां पे भी जो है ना एक सेंसर का हम लोग इस्तेमाल, वहां पे भी क्या कर रहे हैं हम लोग, सेंसर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने ड्राइवरलेस कार्स के बारे में भी सुना होगा। यस सर। हाँ, ड्राइवरलेस कार्स में अब जो है एक्सीडेंट बहुत कम होते हैं, या फिर जो है वो अपने रास्ते पे ही चलती रहती है, अपनी लेन भी नहीं छोड़ती है, या अपोजिट लेन में नहीं चली जाती है। ये सारी चीजें क्यों पॉसिबल हो रही है, क्योंकि वहां पे हम लोग क्या करें, मल्टीपल सेंसर्स का इस्तेमाल करें। अब वो सेंसर्स आपके अल्ट्रासोनिक सेंसर्स हो सकते हैं, या बहुत अलग अलग टाइप से उसकी बहुत
सेंसर्स की बहुत कैटेगरी जो बहुत बड़ी है, और वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से रिलेट करता है ज़्यादातर। या फिर मैकेनिकल से अगर हम देखेंगे तो मैकाट्रॉनिक्स, मैकाट्रॉनिक्स एक मैकेनिकल की ही ब्रांच है जो ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से मिलकर बनी है, दोनों के कॉम्बिनेशन में बनी है। वो लोग जो है ये चीज़ों के साथ डील करते हैं, जो ह्यूमनलेस कार्स या फिर ड्राइवरलेस कार्स है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो सेंसिटिविटी इन शॉर्ट मैं समझाना चाह रहा था कि सेंसिटिविटी डिपेंड करती है सेंसर्स के ऊपर, जो मशीनरीज में आमतौर पर अब यहाँ पे किस क्या बोलेंगे हम लोग, किस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे सेंसिटिविटी देख रहे हैं, जो मैकेनिकल इंडस्ट्रीज में या फिर प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज में या फिर जो है आपकी क्वालिटी चेक करने के लिए जो मशीनरीज हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर जो सेंसर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके सेंसिटिविटी के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब क्या होता है कि बहुत सारे जो मशीनरीज है उनके अंदर हम लोग सेंसर्स इस्तेमाल करते हैं डायमेंशंस को पता करने के लिए या डायमेंशंस को मेजर करने के लिए। तो वहां पे क्या करते हैं हम लोग, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा सैमसंग नोट के अंदर एक आपको स्टिक मिलती थी, वही अगर आप जो है ये स्टाइलस के या फिर एस पेन का अगर यूज करोगे तो इसका जो अगर टिप देखोगे आप, तो टिप कितनी बारीक है इसकी, तो एक्यूरेट लाइन वहां पे ड्रॉ होगी, थिकनेस ऑफ द लाइन, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, थिकनेस ऑफ द लाइन। यहाँ पे जो थिकनेस रहेगी आपको जितनी चाहिए उतनी ही वहां पे मिलेगी, आपको ज्यादा लार्जर थिकनेस की लाइन वहां पे ड्रॉ नहीं होगी। जब इनकेस अगर आप फिंगर से ड्रॉ करोगे तो ज्यादा थिक लाइन आपको मिलेगी, और आपको अगर चाहिए रहेगी स्मॉल थिकनेस वाली लाइन तो वहां पे वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा फिंगर से। तो आप अगर एस पेन का इस्तेमाल करोगे तो वहां पे ये पॉसिबल रहेगा। अब जब आप हमारी फिंगर से या फिर जो है आपके एस पेन से अगर आप स्क्रीन के ऊपर टच कर रहे हो, तो आपके स्क्रीन के अंदर भी क्या है, सेंसेस लगे हुए। तो जो भी आप कमांड कर रहे हो, जहां पे भी आप क्लिक कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आपको क्या आता है, रिस्पॉन्स आता है अंदर से। हम टच कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, उसको कमांड दे रहे हैं, फिर वो प्रोसेसर में जाएगा, कमांड प्रोसेस होगी और उसका रिफ्लेक्शन जो है आपको डिस्प्ले के ऊपर नजर आएगा। तो आपकी जो मोबाइल के अंदर की जो स्क्रीन है वो इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। कैसे एक्ट कर रही है वो, इनपुट लेने के लिए भी एक्ट कर रही है और आउटपुट देने के लिए भी एक्ट कर रही है। तो ये स्क्रीन के अंदर सेंसर्स लगे हुए, क्या लगे हुए, सेंसर्स लगे हुए, या फिर उसके अंदर एक सेंसिटिविटी। और वही अगर आप पुराने वाले देखोगे, जब सबसे पहले टच स्क्रीन के मोबाइल आए थे, वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी, रेजिस्टिव टच स्क्रीन वाले थे। अब जो रेजिस्टिव वाला हुआ करता था तब हमको क्या करना पड़ता था पता है क्या, बहुत जोर जोर से उसको जो है उसके ऊपर हिट करना पड़ता था स्क्रीन के ऊपर, 2 मरतबा या 3 मरतबा 5 दफा जो है उसको टच करना पड़ता था, जब कहीं जाके जो है हमारा एक्शन वहाँ पे परफॉर्म होता था या फिर हमारी कमांड जो है वहाँ पे इनपुट होती थी। लेकिन अभी क्या हुआ, रेजिस्टिव टाइप के अंदर क्या हो रहा है कि आपके जो कमांड्स है वो फटाफट को ले रहा है। अब जैसा फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो रेजिस्टिव के अंदर क्या क्या एग्जांपल दिए हैं आपके, माइक्रोसॉफ्ट एज या फिर आपके जितने भी स्मार्टफोन्स वगैरह है, तो वो सारी चीजें आपको वहाँ पे नजर आ रही है। देखो यहाँ पे वही बताया, कैपेसिटिव टच स्क्रीन आर द प्रेफर्ड ऑप्शन ओवर द रेजिस्टिव स्क्रीन। तो रेजिस्टिव क्या था, पहले जो आते थे पुराने वाले जो आते थे वो रेजिस्टिव वाले थे हमारे पास। जो नोकिया के सबसे पहला जो मोबाइल फोन आया आपका टच स्क्रीन वाला, वो रेजिस्टिव वाला था। अगर आपके पास या घर में किसी के पास अगर रहेगा पुराना वाला फोन, आजकल तो वो देखने को भी नहीं मिलता है, तो मैं कब की बात कर रहा हूँ, ये आज से 10-15 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, जब आप लोग बहुत छोटे हुआ करते थे, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे जो डिफरेंस है दोनों मोबाइल का, मैं ये एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ क्यों बता रहा हूँ कि सेंसिटिविटी का आपको डिफरेंस मैं समझाना चाह रहा हूँ कि पुरानी जो टेक्नोलॉजी थी उसके अंदर सेंसिटिविटी बहुत कम थी और हमको वहाँ पे बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ा, और जो नई टेक्नोलॉजी है उसके अंदर सेंसिटिविटी ज़्यादा है और वहाँ पे हमारा जो है रिस्पॉन्स टाइम बहुत फास्टर हो गया है, तुरंत ही जो है आपका वो इनपुट भी ले लेता है और आउटपुट भी दे देता है। तो ये सेंसिटिविटी का कनेक्शन हमारे मैन्युफैक्चरिंग के साथ किस तरीके से है कि बहुत सारे जो मशीन्स है, अभी जैसा मैं आप लोगों को यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अभी हम चलते हैं। अब हमारा ये जो है स्टाइलस, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, स्टाइलस बोल रहे हैं। और ये जो रेड कलर का बॉल नजर आ रहा है ना, ये सेंसर है आपका, ये क्या है आपका, सेंसर है। अब ये सेंसर क्या कर रहा है, डायमेंशंस को मेजर करने का काम। ये क्या कर रहा है, ये डायमेंशंस को मेजर कर रहा है, ठीक है। अब ये सेंसर अगर प्रॉपरली काम नहीं करेगा तो ये जो डायमेंशंस जो मेजर किए जा रहे हैं ये एक्यूरेट मिलेंगे क्या हमको, या करेक्ट डायमेंशंस मिलेंगे क्या हमको, नहीं सर। हाँ। तो अब यहाँ पे सेंसिटिविटी, आपका जो स्टाइलस है वो इट हैज टू बी मोर सेंसिबल। अब इतना ज्यादा भी सेंसिटिविटी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। आपके मोबाइल का एग्जांपल ले लो,
अगर आपके मोबाइल की सेंसिटिविटी अगर हम बढ़ा देंगे, यहाँ पे आपके मोबाइल में एक्चुअली सेटिंग है ये टच स्क्रीन की जो है रिस्पॉन्स के लिए। अगर आप देखोगे वहाँ पे मोबाइल की सेटिंग में जाओगे तो आपकी सेंसिटिविटी का एक ऑप्शन है, उसमें लो, मीडियम और हाई, ये 3 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। लो पे रखोगे आप तो 2 से 2 Yes, मरतबा या 3 sir. मरतबा आपको टच करना पड़ेगा। मीडियम पे आप रखोगे तो 1 मरतबा ही टच करते आपको हो जाएगा। और अगर हाई सेंसिटिविटी के लिए, हाई सेंसिटिविटी पर अगर अगर आप उसको सेट करते हो तो आपकी फिंगर अभी स्क्रीन को टच भी नहीं करती और रिस्पॉन्स ले लेता है। Yes, sir. बस नोटिस किया है कि आप लोगों ने, जिन लोगों ने नोटिस नहीं किया है लेक्चर के बाद आप लोग Yes, चेक sir. करते हो, चेक कर सकते हो आपके मोबाइल की सेटिंग में जाकर। तो अगर आप हाई सेंसिटिविटी के ऊपर रखते हो तो बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम कमांड नहीं भी देते और वो गलती से ले लेता है ना? कमांड समझकर उसको स्क्रीन के ऊपर से अगर आपका हाथ भी पास हो गया या बस जो है बिल्कुल उँगली अगर उसकी बिल्कुल क्लोज भी गई तो वो कमांड ले लेता है। तो वो चीज़ जो है यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। सेंसर्स में कम सेंसिटिविटी भी हमको नहीं चाहिए और बहुत हाई सेंसिटिविटी भी हमको नहीं चाहिए। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको। हमको किस तरीके की सेंसिटिविटी चाहिए यहाँ पे? मॉडरेट लेवल। जितना है एग्ज़ैक्ट बस उतना ही चाहिए हमको, ना कम चाहिए, ना ज़्यादा चाहिए। तो वही सेम फैक्टर जो है आपके यहाँ पे स्टाइलस के ऊपर जो सेंसर्स लगे हुए हैं, उसकी भी सेंसिटिविटी हमको उसी लेवल पे चाहिए कि जितना है बस उतना ही वो दिखाए, ना उससे कम दिखाए, ना उससे ज़्यादा दिखाए। Okay? So sensitivity is the quotient of the change in observed variable and the corresponding change in the measured quantity, or it is the ability of measuring instrument to detect a small variation in a quantity being measured. अभी वेरिएशन कब नजर आएगा? अब यहाँ पे हमारे एग्जांपल में वेरिएशन कहाँ है? अभी ये जो सेंसर है इसके आसपास पे कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए, इसके लिए ये चीज नॉर्मल है। अगर सामने कुछ भी आ गया, कोई भी सरफेस अगर आ गया, उसके लिए क्या है? वो चेंज है ना, चेंज है। अब वो चेंज कहाँ पे आया है? जब भी वो, ये जो हमारा इंजन का ब्लॉक है, ये इंजन का ब्लॉक है एक्चुअली, तो इंजन के ब्लॉक का जब भी सरफेस से स्ट्राइक ऑफ होगा, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे चेंज हो गया, और वहाँ पे चेंज हुआ मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट है। तो वो ऑब्जेक्ट जिस कोऑर्डिनेट पे हमको मिला है, वो कोऑर्डिनेट के हिसाब से वो क्या करेगा? डायमेंशंस को मेजर करेगा। जितने जितने जगह पे जो है वो किसी सरफेस से स्ट्राइक करेगा, इसका मतलब वहाँ पे वो ऑब्जेक्ट है, उसको इस तरीके से कंसिडर करेगा। और फिर वो जो है वहाँ पे ऑब्जेक्ट का डायमेंशन, पूरा डायमेंशन वो कैलकुलेट करके आपको बताएगा कि इतने जो है एरिया के ऊपर आपका ये सरफेस है, या फिर उसकी जो लेंथ है वो इतनी है। इस तरीके से ये डायमेंशंस मेजर कर सकता है। और ये जो काम करता है अभी किसके ऊपर काम करता है? कोऑर्डिनेट के ऊपर काम करता है। अभी कौन सी, कितने एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट? 3 एक्सिस या 3 डायमेंशनल जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा, एक्स वाई जेड, 3D, 3 डायमेंशनल। ये तीनों कोऑर्डिनेट्स में जो है, तीनों एक्सिस में जो है इसका मूवमेंट होता है, और इसके हिसाब से ये डायमेंशंस मेजर करके बताता है। ओके, तो यहाँ पे सेंसिटिविटी सारे सेंसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये क्यों देख रहे हैं हम लोग, मेकाट्रॉनिक्स में क्यों जा रहे हैं हम लोग? क्योंकि आजकल जितनी भी मशीनरीज आ रही है वो कैसे आ रही है? फुली ऑटोमेटिक आ रही है। वहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन जो है बहुत कम होता जा रहा है, और मैक्सिमम हम लोग क्या कर रहे हैं? वहाँ पे ऑटोमेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऑटोमेशन सिस्टम के लिए हमको क्या चाहिए? मल्टीपल सेंसर्स चाहिए। और सेंसर जब भी आएगा तो सेंसर के साथ साथ सेंसिटिविटी भी उसका जो है वहाँ पे रहेगी। दैट्स वाई आपको ये सेंसिटिविटी का जानना जरूरी था। तो समझ में आया सब लोगों को सेंसिटिविटी? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे जो है ना, सेंसिटिविटी का ही लेना देना है रिस्पॉन्स टाइम के साथ। तो हमने जितनी भी चीजें देखी थी उसका रिस्पॉन्स टाइम से भी कनेक्शन है। तो अभी वापस से रिस्पॉन्स टाइम बताने की जरूरत है क्या? सेंसिटिविटी और रिस्पॉन्स टाइम का कनेक्शन कैसा है? लो, मीडियम और हाई। लो पे रखेंगे तो रिस्पॉन्स टाइम कैसा रहेगा? ज्यादा रहेगा। मीडियम पे रखेंगे तो मॉडरेट रहेगा। हाई पे रखेंगे तो रिस्पॉन्स टाइम एकदम तुरंत आ जाएगा। ठीक है, तो रिस्पॉन्स टाइम का सेंसिटिविटी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन। रिस्पॉन्स टाइम इज दैट टाइम which passes after the sudden changes in the measured quantity until instrument gives an indication which is different from true value by an amount of less that permissible error। तो ये रिस्पॉन्स टाइम भी समझ में आया कि कितनी देर में वो आपको रिस्पॉन्स करा। तो इसके लिए कल भी हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था कि आपका जो मैकेनिकल स्पीडोमीटर है टू व्हीलर के अंदर, और एक डिजिटल स्पीडोमीटर है जिसके ऊपर आपकी गाड़ी कितनी स्पीड से मूव कर रही है वो दिखाता है, बराबर है। वही अगर अब एग्जांपल देखेंगे, वही स्पीडोमीटर के अंदर आपका फ्यूल का टैंक का इंडिकेटर भी लगा हुआ होता है ना। तो अगर मैकेनिकल वाला अगर किसी के पास फ्यूल इंडिकेटर है तो उसके अंदर अगर हम 50 रुपये का पेट्रोल डालेंगे तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन आएगा क्या पॉइंटर के अंदर? वो कांटा जो है कुछ हलेगा क्या? कोई मूवमेंट होगा क्या उसके अंदर? 50 रुपीज़ का अगर हम पेट्रोल डालेंगे आपके पेट्रोल टैंक के अंदर
उस गाड़ी में जिसके अंदर मैकेनिकल वाला पुराना वाला जो है फ्यूल मीटर लगा हुआ है, स्पीडोमीटर के अंदर कौन सा पुराना वाला फ्यूल इंडिकेटर लगा हुआ है। और दूसरा एक एग्जांपल है हमारे पास जिसके अंदर नया वाला डिजिटल वाला स्पीडोमीटर लगा हुआ है, और जो फ्यूल टैंक के अंदर भी जो है हम लोग सेंसर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसके अंदर हम 50 रुपीज़ का पोर करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ रिफ्लेक्ट करेगा वो, और रिफ्लेक्शन के लिए जो टाइम लगेगा, तुरंत ही जैसे हमने पेट्रोल पोर कर दिया है तो तुरंत ही क्या करेगा वो रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि वहाँ पे क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर लगा हुआ है। और इलेक्ट्रॉनिक सेंसर कैसे करते हैं, तुरंत ही रिस्पॉन्ड करते हैं। जबकि जो मैकेनिकल इंडिकेटर होते हैं, जहाँ पे मैकेनिकल लिंकेजेस होते हैं, वहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम कैसा होता है, ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा टाइम लगेगा रिस्पॉन्स करने। तो ये दोनों एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि एक कंडीशन में क्या हमारे पास मैकेनिकल लिंकेजेस वाला अरेंजमेंट लगा हुआ है, और एक कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक सेंसर वाला जो है हमारे पास अरेंजमेंट लगा हुआ है। सो रिस्पॉन्स टाइम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वाला जो रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाला जो सिस्टम रहेगा, उसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम रहेगा, कम समय में वो रीडिंग्स को रिफ्लेक्ट कर देगा। और जो मैकेनिकल लिंकेजेस वाला अरेंजमेंट रहेगा वो ज़्यादा टाइम लेगा आपको रीडिंग्स को रिफ्लेक्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि मैकेनिकल लिंकेजेस में क्या होता है कि जो ट्रांसफर ऑफ फोर्स हो रहा है वो एक लिंक से दूसरे लिंक में ऐसे होते 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 लास्ट जो आपका स्टॉप रहेगा वो पॉइंटर रहेगा, ठीक है। और उसमें लॉसेस भी बहुत सारे होते हैं। मैकेनिकल लिंकेजेस के कंडीशन में क्या होते हैं, लॉसेस भी जो है बहुत सारे लॉसेस उसके अंदर होते हैं, और वो एक्यूरेट रीडिंग आपको नहीं दिखाते। लॉसेस अगर ऑब्वियसली हो जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली देयर विल बी इनएक्यूरेट रीडिंग्स, वो परफेक्ट नहीं रहेगी, 100% नहीं रहेगी। तो उसमें कुछ लॉसेस होकर हमारा जो है वहाँ पे फोर्स रिड्यूस हो जाएगा। रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ अ मेजरमेंट इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द क्लोजनेस of the agreement between the result of measurement of the same measure carried out by changing the method of measurement, observer, measuring instrument, location, condition of use, time, etc. तो अभी कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में इसको बताता हूँ। रिप्रोड्यूसिबिलिटी किसको बोलते हैं। आपके घर है, आपके घर में एक वर्नियर कैलिपर रखा हुआ है, समझ लीजिए आपके पास, हर एक के पास वर्नियर कैलिपर रखा हुआ, और आपके घर में वो आपको एक्यूरेट रीडिंग्स दे रहा है। वही वर्नियर कैलिपर अगर आप कॉलेज के लेबोरेटरी में लेकर आते हो तो उस कंडीशन में भी वो आपको सेम एक्यूरेट रीडिंग देने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो उसकी अगर लोकेशन हम चेंज कर देते हैं, उसकी जगह चेंज कर देते हैं, ठीक है, और मेजर करने वाला आदमी अगर बदल जाता है, जो ऑपरेट कर रहा था, समझो मान लीजिए कि घर में आप इंडिविजुअली ऑपरेट कर रहे थे उसको, और कॉलेज में लाने के बाद मैं उसको ऑपरेट कर रहा हूँ, तब भी वो क्या करना चाहिए, एक्यूरेट रीडिंग ही बतानी चाहिए। जितनी रीडिंग वहाँ पे बता रहा था उतनी ही रीडिंग यहाँ पे भी बतानी चाहिए, अगर हम सेम प्रोडक्ट की मेजरमेंट ले रहे हैं तो। इसको बोलते हैं हम लोग रिप्रोड्यूसिबिलिटी। इसका मतलब ऐसे है कि अगर हमारी लोकेशन चेंज हो जाती है, जगह चेंज हो जाती है, ऑपरेटर चेंज हो जाता है उसको मेजर करने वाला, ठीक है, और ऑब्वियसली जगह चेंज हो रही तो एनवायरमेंटल कंडीशंस भी चेंज हो जाएंगी। तो अगर ये सारी चीज़ें चेंज होती भी है तब भी आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो एक्यूरेटली बिहेव करना चाहिए, उसके अंदर किसी टाइप का एरर नहीं आना चाहिए, और वो एक्यूरेट रीडिंग्स जो है शो करना चाहिए। इस फीचर को या एबिलिटी को हम लोग बोलते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी। देन आते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, वो है रीडेबिलिटी। अब रीडेबिलिटी का एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, आपके पास जो मेजरिंग स्केल है, प्लास्टिक वाली जो पॉलीमर वाली जो मेजरिंग स्केल है, उसके ऊपर मार्किंग की गई है सेंटीमीटर्स के हिसाब से, मिलीमीटर्स के हिसाब से। सो अगर आप इसको कंटिन्यूसली यूज करते रहेंगे तो एक सेमेस्टर होने के बाद या फिर एक साल होने के बाद उसकी जो मार्किंग्स है वो कैसे होते हैं, फेंट होने चालू जाते हैं। तो वो रीडेबल रहेंगे क्या? जिस तरीके से हम लोगों ने नया परचेज करके लेकर आया था स्केल को, जब जैसी उसकी रीडेबिलिटी थी वैसी सेम रीडेबिलिटी जो है उसकी आफ्टर 1 ईयर रहेगी क्या, 1 साल के बाद रहेगी क्या? नहीं रहेगी, ऑब्वियसली नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी जो मार्किंग्स थे वो कैसे होने लगे, फेंट होने लगे, पीके पड़ने लगे। अगर आपको मैं बोलता हूँ नहीं पर इसके अगर आप परचेज करके लेकर आते हो और मैं आपको अगर बोलता हूँ कि 12.23 की एक लाइन ड्रॉ करो, 12.23 सेंटीमीटर्स की जो एक लाइन ड्रॉ करो, तो आप नई स्केल के ऊपर तो आसानी से उसको मार्क कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। लेकिन वही अगर आप 1 साल पुरानी स्केल के ऊपर अगर आप ड्रॉ करने जाएंगे तो आपको दिक्कत आएगी। क्यों दिक्कत आएगी? क्योंकि जो छोटे छोटे मार्किंग्स रहेंगे वहाँ पे, मिलीमीटर वाले जो मार्किंग रहेंगे वो थोड़े से फेंट हो जाएंगे, वो आपको क्लियरली रीडेबल नहीं रहेंगे। सो व्हाट इज रीडेबिलिटी? Readability is the ability of measurement so that it will be give easiness to read the readings of an instrument. आप कितनी आसानी से उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर से रीडिंग्स को पढ़ पा रहे हो, इस एबिलिटी को हम लोग बोलेंगे रीडेबिलिटी। ओके, आया समझ में?
आसान है? यस सर। यस सर। ठीक ठीक है। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रेसेबिलिटी। So what is traceability? It is the ability to identify an instrument, the operator and flow process line of the job. It is important to trace these things as it will help to find out errors, fault during the manufacturing process. अब ट्रेसेबिलिटी किसको बोलेंगे? हमारे पास मान लीजिए क्या है, हर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि फर्स्ट क्या होता है, रॉ मटेरियल परचेस करके लेकर आते हैं हम लोग, फिर रॉ मटेरियल को एक जगह पे रखते हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग का जो फ्लोर होता है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसमें भी अलग अलग जो है सेक्शंस बने हुए होते हैं। हर सेक्शन को डिवाइड किया जाता है उसके ऑपरेशन के अकॉर्डिंगली, वहाँ पे किस टाइप का ऑपरेशन वहाँ पे परफॉर्म होने वाला है। तो एक सेक्शन में मान लीजिए कि लेथ मशीन रखे हुए, एक सेक्शन में मान लीजिए कि मिलिंग मशीन रखे हुए, एक सेक्शन में मान लीजिए कि ड्रिलिंग मशीन रखे हुए, एक सेक्शन में मान लीजिए कि ग्राइंडिंग मशीन रखे हुए, एक सेक्शन में मान लीजिए पॉलिशिंग मशीन रखे हुए, और लास्ट वाला सेक्शन जो है उसमें आपका क्वालिटी चेक हो रहा है, देन उसके बाद जो है आपका पैकिंग हो रहा है। तो आपका जो प्रोडक्ट है कहाँ से पास हो रहा है और कहाँ जा रहा है उसको ट्रेस करते आना चाहिए। आपका जो प्रोडक्ट है जो रॉ मटेरियल से निकल के फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये जो कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन किस स्टेज में कहाँ पे है, या फिर पॉइंट आउट आपको करते आना चाहिए, उसको ट्रेस करते आना चाहिए। इट इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एन इंस्ट्रूमेंट, द ऑपरेटर एंड फ्लो प्रोसेस ऑफ द लाइन जॉब। अब हर यहाँ पे क्या करना है हमको, हर सेक्शन के अंदर जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल हो रहा है, ऑब्वियसली लिथ मशीन के ऊपर अलग टाइप के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग यूज करेंगे, ड्रिलिंग मशीन के ऊपर अलग टाइप के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे, मिलिंग मशीन के ऊपर अलग टाइप के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे, ग्राइंडिंग मशीन के ऊपर अलग यूज करेंगे, पॉलिशिंग मशीन के ऊपर अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग यूज करेंगे। तो ये हमको क्या करना चाहिए, सेग्रीगेट करते आना चाहिए। उसी के साथ साथ ऑपरेटर को भी उसको पता होना चाहिए कि किस तरीके से उसको मेजर करना है, और फ्लो प्रोसेस उसका पता होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप कौन सी है, सेकंड स्टेप कौन सी है, थर्ड स्टेप कौन सी है। तो इसको बोलेंगे हम लोग ट्रेसेबिलिटी। ओके, देन एरर। व्हाट इज एरर? द डिफरेंस बिटवीन मेजर वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ द साइज बीइंग मेजर्ड एंड द वैल्यू फाउंड बाय द मेजरमेंट। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर उसको बोलेंगे तो द डिफरेंस बिटवीन मेजर वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एज एरर। नाउ व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ एरर्स? क्या क्या है रीजंस जिसकी वजह से एरर आ सकता है, किन किन जगहों से आ सकता है? एडजस्टमेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, इनपरफेक्शन इन द इंस्ट्रूमेंट डिजाइन, मेथड ऑफ लोकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, environmental effects, error because of properties of the object. So these are the some reasons or some causes which may cause the error. एरर का रीजन बनते हैं ये लोग, एरर को प्रोड्यूस करते हैं। और इसी के साथ साथ कुछ और है यहाँ पे देखो, एरर ड्यू टू सरफेस फिनिश ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एरर ड्यू टू चेंज इन साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वेशन एरर, एरर caused by measuring forces of instruments. So these are the some factors which may result or which may cause the error or inaccurate values. ठीक है, देन उसके बाद टाइप्स ऑफ एरर्स, इसके अंदर रैंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर, ये दोनों चीजें हम लोगों ने डिटेल में पढ़ ली है ऑलरेडी। जो चीजें हम लोगों ने नहीं देखी थी वो चीजें देखते हैं। टेम्परेचर एंड एनवायरमेंटल एरर्स, अभी जैसा हम लोगों ने, मैंने आपको बताया था कि कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज के अंदर अगर आप देखेंगे तो अगर वहाँ पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड का भी टेम्परेचर अगर वेरी होता है तो उसका इफेक्ट जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे पड़ता है, और वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या करेंगे, फिर आपको इनएक्यूरेट रीडिंग्स देना चालू करेंगे। अगर जो है आपकी कैलिब्रेशन लैबोरेटरी 4% के अकॉर्डिंगली डिजाइन की गई है तो उसमें एट अ टाइम 4 ही पर्सन होने चाहिए। अगर 5वां पर्सन वहाँ पे चला जाएगा तो क्या होगा, 5वां पर्सन चला जाएगा तो क्या करेगा, वो टेम्परेचर को रेज करेगा। टेम्परेचर किस तरीके से रेज करेगा वो, क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो होती है वो क्या करती है, हीट इमिट करती है, हीट को रिलीज करती है, और 1 पर्सन वहाँ पे बढ़ गया, इसका मतलब क्या हो गया, वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में हीट का इमिशन होगा, और ज़्यादा अमाउंट का हीट का इमिशन होगा, उसका रिजल्ट किस तरीके से होगा कि आपकी जो कैलिब्रेशन लैबोरेटरी है उसका एनवायरमेंटल टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का हमको वहाँ पे ध्यान रखना होता है। उसी के साथ साथ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर, उसका भी हमको ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आती है। अगर हम इनको कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट्स है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, उसके ऊपर इसका इफेक्ट होगा, और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या करेंगे, फिर आपको गलत रीडिंग देंगे और आपको इनएक्यूरेट रीडिंग्स वहाँ पे मिलना चालू हो जाएगी। लिनियर ड्रिफ्ट एरर और डर्ट एरर, डर्ट पार्टिकल कैन मैटर
in the inspection room through door, window, etc. These particles can create a small change or error at the time of measurement. For this only various laboratories are to be in the dust proof rooms. मैंने आप लोगों को बोला था, पहले भी बोला था कि आपको अगर कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज में जाना है तो आपको एयर ब्लोअर्स के थ्रू होते हुए पास होना होता है, और वो स्पेशल अपना एक एप्रॉन देते हैं, वो एप्रॉन पहनकर उसके अंदर जाना होता है। फिर से मैं आपको बताता हूँ, पहले भी बताया था मैंने, फिर से बताता हूँ कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज के बारे में। इस तरीके की कैलिब्रेशन लेबोरेटरी होती है आपकी, देखो इस तरीके से एप्रॉन वगैरह पहन के जाना होता है आपको, ये ग्लासेस भी इस्तेमाल करने होते हैं, ठीक है। अगर आप इसका एंट्रेंस देखेंगे तो एंट्रेंस के अंदर क्या है, आपको एयर ब्लोअर्स नज़र आते हैं, और यहाँ पे टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, डस्ट का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। देखो इस तरीके का भी रह सकता है, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है, कर्सर नज़र आ रहा है। यस सर। हाँ, आपको यहाँ खड़े होना होता है, तो लेफ्ट साइड से 2 ब्लोअर्स रहते हैं, यहाँ पे राइट साइड से 2 ब्लोअर्स रहते हैं, अप साइड से 2 ब्लोअर्स रहेंगे, डाउन साइड से भी ब्लोअर्स रहेंगे, ग्रिल रहेंगे, मतलब नीचे जाली लगी हुई रहेगी और उसके नीचे से ब्लो करेगा वो, ताकि आपके बॉडी के ऊपर जितने भी डस्ट पार्टिकल्स है वो सारे के सारे क्या हो जाए, यहीं पे निकल जाए। अंदर आप कैलिब्रेशन लेबोरेटरी में इंटर होने से पहले ही आपके ये सारा डस्ट जो आपके बॉडी के ऊपर है या क्लोथ के ऊपर है वो सारा रिमूव हो जाना चाहिए। देन फिर आपको एप्रॉन वगैरह पहन के करके फिर अंदर एंट्री दी जाती है। तो इस तरीके से हम लोग डस्ट पार्टिकल से भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स को बचा सकते हैं। देखो ये इस तरीके से एप्रॉन, और अगर दूसरी अलग अलग लैब का अलग अलग प्रोटोकॉल होता है, तो कुछ लैब में जो है ज़्यादा उसको प्रिसाइजली मॉनिटर किया जाता है, जैसा डेवलप कंट्रीज वगैरह है वो लोग बहुत ध्यान से चीज़ें करते हैं। अभी मास्क जो है कोरोना की वजह से आमतौर पर आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन कोरोना से पहले भी अगर लेबोरेटरीज के अंदर आपको इंटर करना होता तो मास्क पहन के ही आप लोग जाया करते थे, या फिर जो कैलिब्रेशन इंजीनियर्स है, साइंटिफिक इंजीनियर्स है, वो लोग जाया करते थे, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा भी जाना है कैलिब्रेशन लेबोरेटरी में हुआ था पुणे के अंदर की। तो उसके अंदर जब मैं एंटर कर रहा था तो वहाँ पे भी ब्लोअर्स लगे हुए थे, बहुत सारे ब्लोअर्स लगे हुए थे, और उसमें से पास होने के बाद ही वो लोग अंदर एंट्री देते थे। कॉन्टैक्ट प्रेशर एरर अभी हमने जो देखा है ना, सेंसिटिविटी में आपको जो मैंने स्टाइलस दिखाया है, तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम सेंसिटिव भी नहीं होना चाहिए। तो ये जो है ना, क्यों होना चाहिए ऐसा, कॉन्टैक्ट प्रेशर बराबर से डेवलप करने के लिए होता है। अभी देखो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। इफ द मेजरिंग जॉ ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट अप्लाइज मोर प्रेशर ऑन द वर्क पीस देन इट विल डिफॉर्म ड्रास्टिकली, मतलब उसके अंदर क्या हो सकता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ सकता है आपके वर्क पीस के ऊपर। तो इसको जब हम होल्ड कर रहे हैं तो वो होल्डिंग कैसी होनी चाहिए, इतनी लूज भी नहीं होनी चाहिए कि आपका प्रोडक्ट गिर जा रहा है, और इतनी टाइट भी नहीं होनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट को ही डैमेज कर दे रहा है। तो उसके जो जॉज होने चाहिए, उसके अंदर रबर बुश का वगैरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रिप प्रोवाइड करने के लिए और अच्छे से उसको होल्ड करने के लिए विदाउट डैमेजिंग द प्रोडक्ट। देन उसी के साथ साथ द जनरेशन ऑफ एरर इन मेजरमेंट, फॉर दिस पर्पज द वर्क प्लेस शुड बी यूज्ड बिटवीन जॉज विद प्रॉपर प्रेशर। इंस्ट्रूमेंट लाइक वर्नियर में जनरेट लार्जर कॉन्टैक्ट प्रेशर एरर, but in micrometer ratchets is used for knowing the intensity of the pressure. Similarly, in floating carriage screw thread measuring machine, more precise pressure is applied for using fiducial indicators. ये तो हो गया आपका कॉन्टैक्ट प्रेशर के बारे में। अभी यहाँ पे कॉन्टैक्ट एरर देखते हैं हम लोग। द नंबर ऑफ टाइम द कॉन्टैक्ट ऑफ जॉज with the workpiece is applying an important role while measurement in the laboratory or workshop. The following example explains the poor contact error. If the jaw of instrument are placed as shown in the figure 1, the error E developed which is because of poor contact. अभी देखो यहाँ पे जो है ना, ये गैप आ गया है, मतलब हमारा जिस टाइप का प्रोडक्ट है, वर्क पीस है, अभी कैसा है हमारा वर्क पीस, सेमी सर्कल टाइप का है ना, कर्व्ड है। और अगर हम हमारा जो होल्डर देखेंगे या जॉ देखेंगे, वो कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप का। तो कर्व रेक्टेंगुलर के जो है शेप का नहीं रहेगा और रेक्टेंगल कर्व के शेप का नहीं रहेगा, ऑब्वियसली दोनों का जो है ज्योमेट्रिकल फिगर अलग अलग है। तो यहाँ पे जो फिक्सचर मिलेगा या फिर जो ग्रिप मिलेगी आपको प्रॉपर वे में नहीं मिलेगी, और प्रॉपर वे में ना मिलने के साथ साथ और क्या उसका नुकसान होगा कि हमारा जो जॉज है वो जो प्रोडक्ट का शेप है उसको भी डैमेज कर सकता है। अभी ये क्या कोशिश करेगा, ये जो जहाँ पे दोनों कॉर्नर्स में यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट हो रहा है उसका, यहाँ पे और यहाँ पे, पर्टिकुलरली इन कॉन्टेक्ट एरियाज में क्या करेगा, वो उसको प्रेस करने की कोशिश करेगा, दबाने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से इसका जो रेडियस है वो रेडियस चेंज होता है। मतलब इसका जो एक्चुअल शेप है हमारे वर्क पीस का, वो उसके अंदर इलास्टिक डिफॉर्मेशन आ सकता है या फिर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ सकता है। तो अब इसका सोल्यूशन किस तरीके से, इसका सोल्यूशन इस तरीके से है कि आपका जिस शेप का प्रोडक्ट है उसी शेप के यहाँ पे जॉज का इस्तेमाल अगर आप करते हो
तो आपका प्रोडक्ट भी डैमेज नहीं होगा और आपको प्रॉपर ग्रिप भी मिलेगी। आ रही है बात समझ में? यस और नो? यस सर। ओके। यस सर। इसी के साथ साथ और एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था पैराडॉक्स एरर। ठीक है, पैराडॉक्स एरर किसको बोलते हैं? मान लीजिए आपके पास एक शीट रखी हुई है और आपके पास एक स्केल है 15 सेंटीमीटर वाली। मैं आपको लाइन ड्रॉ करने के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप क्या करते हो, उस स्केल के ऊपर, उस शीट के ऊपर स्केल को परफेक्टली पैरेलल रखते हो, बिल्कुल आपने उसके ऊपर क्या कर दिया, स्केल को रख दिया शीट के ऊपर, तो जो लाइन आप ड्रॉ करोगे वो एक्यूरेट ड्रॉ। वही अगर आप क्या करते हो, शीट तो अपने सरफेस के ऊपर स्टिक की गई है, शीट तो एकदम प्लेन सरफेस पे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, लेकिन आपने स्केल को क्या किया है, एक एंड जो है स्केल का वो शीट के ऊपर टच किया हुआ है और दूसरा एंड जो है ना आपने उसको हवा में रखा है, हवा में पकड़ा है, इंक्लाइन रखा है। इन शॉर्ट कैसे रखा है आपने? इंक्लाइन रखा। तो आप जो लाइन ड्रॉ करोगे वो एक्यूरेट ड्रॉ होगी क्या फिर इंक्लाइन रखोगे अगर आप स्केल को? तो नो सर। हाँ, इसी कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं पैराडॉक्स। ठीक है, पैराडॉक्स एरर। ठीक है, अब ये पैराडॉक्स एरर की वजह से क्या होगा, वहां पे इनएक्यूरेट लाइन ड्रॉ होगी। उसी के साथ साथ अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है पैराडॉक्स एरर का, कि आप कहां से उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। ये ऑब्जर्वेशन कैसा होना चाहिए? परफेक्टली परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो है, जो हमारी आई है और ये स्केल है, हमारी आई के परफेक्टली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अगर आप इंक्लाइंड वे में देखते हो, किसी एक साइड से देखते हो, चाहे एक्स साइड से या फिर चाहे वाई साइड से, तो आपको जो रीडिंग्स मिलेंगे हो सकता है कि वो इनएक्यूरेट रहेगी। So that's why to avoid this kind of errors, we should monitor it through a perpendicular channel or perpendicular way. तो ये देखने वाला भी हो गया और ड्रॉ करने वाला भी होगा, दोनों एग्जांपल्स आप लोगों को मैंने बता दिए। तो while reading the measurement, अब ये जो एग्जांपल है while reading the measurement, ओके और मैंने जो एग्जांपल दिया था while drawing the ड्राइंग से, मतलब जब हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उस टाइम पे पैराडॉक्स एरर का कैसे उसका मिस्टेक हो सकती है, वहाँ पे किस तरीके से पैराडॉक्स एरर आ सकता है, वो भी मैंने एग्जांपल आपको बता दिया है। लाइन ड्रॉ करने के बाद रीडिंग जब मेजर करते हो उस टाइम पे भी किस तरीके से एरर आ सकता है पैराडॉक्स एरर का, वो भी मैंने आपको बता दिया है। मिस्टेक हो सकती है या फिर द मिस्टेक विच विल कॉज द पैराडॉक्स एरर। प्रिंसिपल ऑफ अलाइनमेंट। So the apt principle of alignment is related to the linear measurement by using metrological instrument. It states that the axis or line of measurement of the measured part should coincide with the measuring scale or the axis of measurement of the measuring value या measuring instrument. If the apt principle is not followed, cosine error may be developed. अब ये कोई बता सकता है कि क्या है एप प्रिंसिपल, क्या करना चाह रहा है? वही है जो मैंने अभी आपको ड्राइंग शीट और स्केल का एग्जांपल दिया था कि ड्राइंग शीट और स्केल के बीच में जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होना चाहिए वो 0 डिग्री का होना चाहिए। वहां पे अगर 0 डिग्री का इंक्लिनेशन रहेगा, इसका मतलब कि कोई वहां पे इंक्लाइन नहीं हो रहा है। दोनों सरफेसेस, स्केल की सरफेस और ड्राइंग शीट की सरफेस अगर परफेक्टली पैरेलल रहेगी तो वहां पे आपको जो रीडिंग्स मिलेगी वो 100% परफेक्ट रीडिंग वहां पे आपको मिल सकती है। और अगर उसके दोनों के बीच में मेजरिंग स्केल और ड्राइंग शीट के बीच में अगर 1 डिग्री का भी अगर एंगल आपका बन रहा है, दैट मीन्स इट विल गिव यू इनएक्यूरेट रीडिंग्स या फिर इनएक्यूरेट आपकी जो है लाइन वहां पे ड्रॉ होगी। यही प्रिंसिपल ये साइंटिस्ट एब ने स्टेट किया था या बताया। सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, अभी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, आप किस तरीके से कौन सी चीज मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे, इसका सिलेक्शन है यार। सिलेक्शन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर अ पर्टिकुलर मेजरमेंट डिपेंड ऑन वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, प्रॉपर्टीज के ऊपर या फिर उसके फंक्शनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, कुछ 11 पॉइंट्स है, देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला पॉइंट है रेंज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। क्या है सबसे पहला पॉइंट? रेंज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अभी मान लीजिए सबके पास जो है 30 सेंटीमीटर वाली स्केल है, रोलर स्केल है, जो स्केल का आप लोग इस्तेमाल करते हैं MW के रोलर स्केल, वो 30 सेंटीमीटर की है और मैं आपको बोल रहा हूँ कि 45 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो। तो एक अटेम्प्ट में आप ड्रॉ कर पाओगे क्या 45 सेंटीमीटर की लाइन 30 सेंटीमीटर की स्केल की मदद से? नो सर। ऑब्वियसली नॉट। हाँ सर। तो सबसे पहले आपको क्या देखना होगा कि आपकी जो मेजर इंस्ट्रूमेंट है उसकी रेंज कितनी है, वो कहाँ से कहाँ तक मेजरमेंट कर सकता है। सबसे पहला पॉइंट आपको वो देखना होगा।
It indicates the maximum and minimum values of the measurement carried out by one equipment. और आगे अगर इसको एक्सटेंड करेंगे तो इन अ सिंगल अटेम्प्ट भी होना चाहिए वहां पे। अभी आप 30 सेंटीमीटर की स्केल से 45 सेंटीमीटर की लाइन तो ड्रॉ कर सकते हो, बट नॉट इन अ सिंगल अटेम्प्ट। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 30 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। अगेन आप जो है फिर 15 सेंटीमीटर और ड्रॉ करोगे आगे उसके, है ना, दूसरे अटेम्प्ट में। इस तरीके से तो ड्रॉ हो सकता है, बट सिंगल अटेम्प्ट में ड्रॉ नहीं हो सकता। 2 अटेम्प्ट में जब आप ड्रॉ करते हो तो वहां पे इनएक्यूरेसी आने के या फिर उसके अंदर एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट, स्केल स्पेसिंग। It is the distance between the axes of two adjacent graduations on the scale. If it is constant throughout scale, called as linear scale. अभी देखो क्या होना चाहिए, आपकी जो स्केल है उसके अंदर जो मार्किंग की जाएगी ना, वो मार्किंग कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए या कांस्टेंट होनी चाहिए। अभी जैसे आपकी इंचेस है तो सब जगह इंचेस इंचेस इंचेस। अभी ये देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये स्केल दी गई है, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो मार्किंग दी गई है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 फिर 21 22 अप टू 30 तक की जो है यहाँ पे आपकी सेंटीमीटर में दी गई है, बराबर है। अब अगर ऐसा करता है यहाँ पे हम लोग 0 से 1 तो सेंटीमीटर में, फिर 1 के बाद इंचेस में दे दिया हमने 2 तक का, ठीक है। फिर 2 से 3 वापस मिलीमीटर्स में दे रहे हैं, 3 से 4 सेंटीमीटर में दे रहे हैं। तो इस तरीके के अगर हम यूनिट्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए सहूलत रहेगी कि वहाँ पे लाइन ड्रॉ करते समय। नो सर। हाँ, तो सहूलत कब रहेगी आपको या कन्वीनियंट कब जाएगा, जब हम लोग क्या करेंगे, सिंगल यूनिट का इस्तेमाल करेंगे थ्रू आउट द स्केल। जो भी मार्किंग करेंगे हम सिंगल यूनिट का इस्तेमाल करते हुए करेंगे। देन उसी के साथ साथ अगर हम ये सेंटीमीटर के साथ साथ मिलीमीटर्स में भी देखेंगे तो 0 to 1 में कितने डिविजन्स मिलेंगे आपको, 10 डिवीजन मिलेंगे, बराबर। मिलीमीटर वाले 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर अप टू 10 डिवीजन जो है आपको 0 to 1 सेंटीमीटर में मिलेंगे। 1 to 2 में कितने डिवीजन मिलेंगे आपको, अगेन 10 डिवीजन मिलेंगे। 2 to 3 में कितने डिवीजन मिलेंगे, 10 डिविजन विल बी देयर। 3 to 4 में कितने डिविजन रहेंगे वहां पर, अगेन 10 डिवीजन रहेंगे। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि डिवीजन यहाँ पे कम ज्यादा करते जाएंगे मिलीमीटर्स पे, तब भी आपको कन्वीनियंट रहेगा क्या, स्केल की जो स्पेसिंग होनी चाहिए वो कंसिस्टेंट रहनी चाहिए, वो कांस्टेंट रहनी चाहिए थ्रू आउट द, ताकि आपको आसानी से आप जो है उसको रीड आउट कर सके। देन थर्ड फैक्टर यहाँ पे सेंसिटिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पे आपका जो कंपोनेंट है जिसका आपको मेजरमेंट करना है, उसके हिसाब से जो यहाँ पे हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी उसको सूट करती है कि नहीं। अगर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड शेप का अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट आ गया है जिसका आपको डायमेंशंस मेजर करना है, तो उसके लिए आपको कैसे चाहिए, हाई सेंसिटिविटी वाला जो है आपको स्टाइलिश चाहिए होगा। और अगर आपका कोई रेगुलर शेप का, जैसे स्फेरिकल शेप का हो गया या रेक्टेंगुलर शेप का हो गया या फिर स्क्वायर शेप का अगर कोई प्रोडक्ट आ गया जो रेगुलर शेप्स है, ज्योमेट्रिकल शेप्स, तो वहां पे सेंसिटिविटी मॉडरेट लेवल की भी रहती है तो काम चल जाएगा। तो सेंसिटिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो मैटर व्हाइल सेलेक्टिंग द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। फोर्थ पॉइंट, स्केल डिवीजन वैल्यू। वही सेम कि डिविजन्स जो है उसके सेम वैल्यू के होने चाहिए, ठीक है। अगर हम सेम यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं तो नंबर ऑफ डिविजन भी जो है इक्वली देना चाहिए उसके अंदर थ्रू आउट द स्केल। देन रीडिंग एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, रीडेबिलिटी भी उसमें अच्छी होनी चाहिए। अभी आप लोग जो है हवा भरवाने के लिए जाते हैं पंक्चर की दुकान पर, गाड़ी में टायर में हवा भरवाने के लिए जाते हैं, यस सर। हाँ, उसका जो डिस्प्ले यूनिट होता है वो कैसे होता है, घड़ी के जैसे होता है, यस सर। बड़े शेप का होता है, यस सर। हाँ। अब उसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, वहां पे मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करते हैं। उसका जो अगर आप देखोगे ना, नोटिस करोगे ना, तो वहां पे मैग्नीफाई, उसका जो कवर रहेगा ना, जो ट्रांसपेरेंट कवर है, जो पॉइंटर वगैरह जिसके ऊपर लगे हुए हैं, डायल के ऊपर जो लगा हुआ है ना कवर, वो मैग्नीफाइंग ग्लास का बना होता है। मैग्नीफाइंग मतलब क्या है, वो बड़ा करके दिखाता है आपको, इनलार्ज करके दिखाता है, ताकि वो रीडेबल रहे। क्योंकि आपकी गाड़ी जो है, अगर 4 व्हीलर लेकर आप गए हो तो आपकी गाड़ी तो एक जगह पे रहेगी, थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहेगी, और ये जो रहेगा डायल इंडिकेटर वो थोड़ा सा दूर डिस्टेंस पे रहेगा।
तो आप गाड़ी से बैठे बैठे ये चीज को देख सक रहे हो, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस से भी आपको ये रीडेबल होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करें, वहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करें और थोड़ा सा उसको बड़ा करके, बड़ा साइज का हम लोग करना है, ठीक है, ताकि आपकी जो रीडेबिलिटी है उसको बढ़ाया जा सके। ईज ऑफ रीडिंग, ईज ऑफ रीडिंग को जो है यहाँ पे उसको इंक्रीज किया जाए, सहूलत। देन उसके बाद 6 पॉइंट क्या है, एरर जनरेटेड ड्यूरिंग मेजरमेंट। एरर कितने जो है उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हो सकते हैं, या किस पर्टिकुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कितने टाइप के एरर्स आ सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑन द इंस्ट्रूमेंट, अगर आपकी मेटल की मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अगर मेटल का बना हुआ है तो उसके ऊपर किस तरीके से जो एनवायरमेंटल इफेक्ट हो सकते हैं। अगर आपका कोई और पॉलीमर मेटल का बना हुआ, पॉलीमर मटेरियल का बना हुआ है, या फिर वुड का बना हुआ है ना, तो उस पर किस तरीके के एनवायरमेंटल इफेक्ट्स आ सकते हैं, ये भी आपको जो है पता होनी चाहिए। तो एज पर द कंडीशंस, एज पर द एनवायरमेंटल सिचुएशन, आपको वहाँ पे जो है परफेक्ट या फिर मैचिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का सिलेक्शन करके आना चाहिए। फिर उसके बाद 8 पॉइंट है, पैराडॉक्स एरर ड्यूरिंग द रीडिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। पैराडॉक्स एरर जो है अभी चलो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यस, अभी पैराडॉक्स एरर जो है वर्नियर कैलिपर के सिचुएशन में भी आ सकता है। अभी देखो ये दो तरीके से रॉन्ग बताया है, और 0 ये जो है ना, ये इसको करेक्ट बताया है। उसी के साथ साथ मान लीजिए आपके पास क्या है, सिलेंड्रिकल जॉब है। सिलेंड्रिकल जॉब में अगर आप जो है परफेक्टली उसको नहीं रख रहे हैं, वहां पे आपका जो दोनों जॉज है ना, ये दोनों जॉज के बीच में परफेक्टली अगर आप इसको परपेंडिकुलर नहीं रखेंगे, आपके दोनों जॉज अगर परफेक्टली परपेंडिकुलर नहीं आते हैं सिलेंड्रिकल जॉब के, तब भी आपको जो रीडिंग मिलेगी वो इनएक्यूरेट मिलेगी। देखो इस तरीके से अगर आप ऐसे नहीं रखोगे ना, तो आपको इनएक्यूरेट रीडिंग मिलेगी। बताने की कोशिश करता हूँ मैं, कहीं से इमेज मिलती है तो। देखो यहाँ पे आमतौर पे सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स में ही वर्नियर कैलिपर के कंडीशन में पैराडॉक्स एरर ऑकर हो सकता है। और लाइन वाला तो आपको बता ही दिया मैंने, स्केल वाला, मेजरिंग स्केल वाला तो एरर, पैराडॉक्स एरर तो बता ही दिया मैंने आपको पहले भी। देखो इस तरीके से अगर आपको ऐसे नहीं रखोगे तो पैराडॉक्स एरर वहां पे आएगा। परफेक्टली कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। नेक्स्ट रिपीटेबिलिटी। अभी रिपीटेबिलिटी का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ जॉब्स अगर हमारे पास आते हैं तो वो कंसिस्टेंटली उसका एक्यूरेट रीडिंग देते आना चाहिए। देन उसके बाद फोर्स अप्लाइड ऑन द जॉब ड्यूरिंग द मेजरमेंट, जैसा अभी हम लोगों ने देखा था ना, अगर आपका जो ग्रिप है दोनों जॉब्स के बीच में, अगर हम इतना रिजिडली उसको पकड़ रहे हैं, उसको होल्ड कर रहे हैं वर्क पीस को, कि वर्क पीस का जो सरफेस है वही डैमेज हो रहा है, तो वो भी चीज़ उसमें नहीं होनी चाहिए। फोर्स अप्लाइड ऑन द जॉब, वो भी उसके हिसाब से भी हमको सिलेक्शन करना पड़ेगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, कितनी फोर्स अप्लाई करता है वो जॉस की मदद से। इतना लूज भी नहीं होना चाहिए कि हमारा वर्क पीस जो है स्लिप हो रहा है उस पर से, और इतना टाइट भी नहीं होना चाहिए कि हमारा जो वर्क पीस है वो डैमेज ही हो जा रहा है। तो मॉडरेट लेवल की फोर्स जो है अप्लाई होनी चाहिए व्हाइल होल्डिंग द वर्क पीस इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो वर्नियर कैलिपर में अब इसी वाले एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो ये दोनों जॉस के बीच में इतनी ज़्यादा फोर्स भी नहीं होनी चाहिए कि हमारा वर्क पीस डैमेज हो जा रहा है, और इतनी कम फोर्स भी नहीं होनी चाहिए कि वर्क पीस हमारा छूट जा रहा है, गिर जा रहा है नीचे। तो जो प्रोडक्ट है हमारा, जो मटेरियल है प्रोडक्ट का, उसके हिसाब से यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर रिलेटेड टू द जॉब डिटेल्स। कस्टमर की रिक्वायरमेंट किस तरीके की है, वो कैसा प्रोडक्ट चाहते हैं, उसको चीप इन द कॉस्ट चाहिए या एक्यूरेट चाहिए। चीप इन द कॉस्ट चाहिए तो हम जो है उसको कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ या फिर सस्ते वाले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ उसको डील करके बना सकते हैं। ओप्पो, अगर आपको क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट चाहिए, कस्टमर को क्या चाहिए, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट चाहिए, मतलब उसको वहाँ पे कॉस्ट मैटर नहीं करता है, क्वालिटी मैटर करती है, तो उस वाले कंडीशन में हम लोग मोर प्रिसाइज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे, महंगे वाले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का, हाईली एक्यूरेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल एप्पल आईफोन, ठीक है। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का कॉस्ट कितना है वो भी जो बहुत ज़्यादा मैटर करता है वाइल सेलेक्टिंग द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर ये भी जो है अच्छे खासे महंगे होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, 1300 रुपीज़ के अराउंड हो जाएगा, 1280 रुपया। तो कॉस्ट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो मैटर्स। ज़्यादा महंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का हम यहाँ पे यूज़ करना अवॉइड करेंगे। नीड ऑफ कैलिब्रेशन एंड लाइफ ऑफ द यूनिट यूज फॉर द मेजरमेंट। अब जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम परचेस कर रहे हैं या फिर यूज कर रहे हैं, उसको कितना टाइम में कैलिब्रेशन उसका करवाना है। जैसा मैंने आपको लिफ्ट का एग्जांपल दिया था, आमतौर पे लिफ्ट का जो मेंटेनेंस होता है वो एनुअल बेसिस के ऊपर होता है, या कुछ एक लिफ्ट्स का जो है एग्जांपल जो पब्लिक बिल्डिंग्स में लगे हुए थे, उसके अंदर 6 मंथ में हमको उसका जो है मेंटेनेंस करवाना होता है।
और जो प्राइवेट घर में वगैरह लगी हुई होती है या फिर जो है अपार्टमेंट वगैरह में लगी हुई होती है उसका ईयरली बेसिस के ऊपर मेंटेनेंस होता है। तो अब जैसा यूज़ है उसका, उसके यूज़ के हिसाब से उसका हम लोग मेंटेनेंस करवाते हैं। तो वैसे ही सेम जो है हमको हमारे पास जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका यूज़ कैसे है, कितना फ्रिक्वेंटली हम उसको यूज़ कर रहे हैं, कितना ज़्यादा उसको यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से उसका कैलिब्रेशन का ड्यूरेशन भी तय होना चाहिए और पर्टिकुलरली उस ड्यूरेशन में उसको कैलिब्रेट करवाना भी ज़रूरी है। अगर फ्रिक्वेंटली या बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है तो कम ड्यूरेशन में उसको कैलिब्रेशन करवाना पड़ेगा, या अगर हम जो है बहुत कम समय में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत रेयरली वो यूज़ हो रहा है, इन दैट केस वी विल कैलिब्रेट इट आफ्टर अ लॉन्गर टाइम पीरियड। ठीक है, तो दीज आर द 13 डिफरेंट फैक्टर्स which on which selection of the measuring instrument is dependent. Next point है हमारा precautions while using the measuring instrument. हमको क्या क्या precautions लेने पड़ेंगे, क्या क्या चीज का हमको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी हम कोई भी measuring instrument इस्तेमाल कर रहे हैं। Following points can be listed related to care to be taken during the use of measuring instrument. तो अभी यहाँ पे क्या क्या प्रिकॉशंस है वन बाय वन देखते हैं। मिस हैंडलिंग टू बी अवॉइडेड। आपका जो इंस्ट्रूमेंट है बार बार नीचे गिर रहा है, आप केयरलेसली उसको जो इधर से उधर पटक रहे हो, ऊपर से धड़ाम से उसको नीचे रख रहे हो, ये सारे जो है मिसबिहेविंग या फिर मिस हैंडलिंग अवॉइड करनी चाहिए इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। अगर आप इसको मिस हैंडलिंग करते हो, अच्छे से प्रॉपर वे में उसको यूज़ नहीं करते हो, अच्छे तरीके से यूज़ नहीं करते हो और रफली उसको हैंडल करते हो, तो क्या होगा, आपका इंस्ट्रूमेंट में तुरंत ही एरर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, तुरंत ही एरर आ जाएगा। सो टू अवॉइड द एरर्स वी हैव टू हैंडल इट केयरफुली। आपको ध्यान से उसको यूज करना। सेकंड पॉइंट क्या है, हाईली फिनिश सर्फेसेस शुड नॉट बी टच्ड बाय द हैंड फॉर अवॉइडिंग कोरोजन। आपके जितने भी स्मूथ फिनिश्ड जो सर्फेसेस है या मिरर फिनिश जितने भी सर्फेसेस है उसको नेकेड हैंड से टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, खुले हाथ से जो है उसको टच नहीं करना चाहिए, वहां पे हमको हैंड ग्लोव्स का इस्तेमाल करना चाहिए। Then above act is also required for avoiding heat transfer from human body to the unit or job for upset of the dimensions. देखो, अगर हम नेकेड हैंड से टच करते हैं तो दो हमारे नुकसान होंगे। पहला ये कि उसका जो है टेम्परेचर रेज हो जाएगा जिसकी वजह से उसमें थर्मल एक्सपांशन हो सकता है। दूसरा ये कि हमारे हाथ के ऊपर जो है ना बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, नेचुरली जो है हमारे हाथ के ऊपर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम्स क्या करते हैं, वो सरफेस पे स्टिक हो जाते हैं जिसकी वजह से उस सरफेस का उस हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के सरफेस के ऊपर करोजन हो सकता है। ठीक है, दैट्स व्हाई वी शुड नॉट टच इट बाय द नेकेड हैंड्स। वॉश हैंड्स एंड अप्लाई पेट्रोलियम जेली बिफोर हैंडलिंग द इंस्ट्रूमेंट्स। हमको क्या करना है, हाथ को धोना पड़ेगा और पेट्रोलियम जेली की लेयर उसके ऊपर या पेट्रोलियम जेली से हमारे हाथ को सरफेस को, जैसा सैनिटाइजर है ना उसी तरीके से पेट्रोलियम जेली, जैसा वैसलीन वगैरह आप लोग लगाते हो ना, वैसलीन विंटर सीजन में आपकी स्किन में अगर कहीं पे क्रैक आता है तो वैसलीन जो लगाते हो आप, पेट्रोलियम जेली है, वो भी क्या है, पेट्रोलियम जेली ही है। वैसे ही सेम पेट्रोलियम जेली जो है हमारे हाथ के ऊपर अप्लाई करनी होगी अगर हमको टच करना है कोई सी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को नेकेड हैंड से अगर टच करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको पेट्रोलियम जेली का लगाना पड़ेगा, अपने हाथ के ऊपर एक लेयर चढ़ाना पड़ेगा, देन उसके बाद ही आप उसको टच कर सकते हैं ताकि आपका इंस्ट्रूमेंट डैमेज ना हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स लाइक स्लिप गेजेस आर टू बी हैंडल्ड यूजिंग पीस ऑफ चेमोइस लेदर। ये क्या है, हमारा लेदर का हैंड ग्लोव्स है। लेदर के हैंड ग्लोव्स को ही पहनकर ही फिर स्लिप गेजेस को पकड़ना चाहिए, बगैर उसके नहीं पकड़ना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट्स आर पैक्ड एंड प्लेस्ड प्रॉपर्ली आफ्टर यूज। तो हमारे जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसा मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ कि स्लिप गेजेस को किस तरीके से रखा जाता है। इंस्ट्रूमेंट्स आर टू बी यूज्ड इन डस्ट प्रूफ रूम्स, जैसा हमने कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज के बारे में देखा था, और उसी तरीके से मेट्रोलॉजिकल लैबोरेटरीज भी जो होते हैं इंस्टीट्यूट्स में, उसमें भी जो है इस चीज़ का ध्यान हमको रखना चाहिए कि डस्ट प्रूफ होना चाहिए वो, और एटमॉस्फेरिक एयर ज़्यादा जो है वहाँ पे नहीं आनी चाहिए। इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी जो है कंट्रोल्ड मैनर में होनी चाहिए मेट्रोलॉजिकल लैबोरेटरीज के अंदर। और ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है इसको यूज करने के बाद, यूज करने से पहले क्या करेंगे, उसको केस से निकालेंगे, यूज कर लेंगे, देन यूज करने के बाद उसको क्लीन करके अच्छे प्रॉपर वे में वापस से केस में रख के उसको पैक करके रखेंगे। ब्रशिंग इज नॉट रिकमेंडेड फॉर द इंस्ट्रूमेंट्स। ब्रश अप्लाई नहीं करना चाहिए वहाँ पे, स्टील के ब्रश वगैरह, मेटल के ब्रश जो है उससे साफ नहीं करना चाहिए हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को, जिससे उसका सरफेस फिनिश खराब हो जाए। प्लेस फॉर इंस्ट्रूमेंट शुड बी मॉइस्चर प्रूफ। अगेन यहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशंस को हमको कंट्रोल करने की जरूरत है लैबोरेटरीज के अंदर। मॉइस्चर जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए वहाँ पे ताकि कोरोजन ना हो। वेरी प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स आर टू बी हैंडल्ड एज लेस एज पॉसिबल।
जितना जितना ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स है हमारे, उसको जब बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है तभी उसको यूज़ करना चाहिए। अननेसेसरीली जहाँ पे हम अवॉइड कर सकते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। अल्टरनेट अगर हमारे पास कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है, उस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके हम उसको मेजरमेंट लेनी चाहिए। ठीक है, अननेसेसरी उसका यूज़ अवॉइड करना चाहिए ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स को रेगुलरली उसको कैलिब्रेशन करवाना पड़ते रहना पड़ेगा हमको, अगर हम उसको अननेसेसरी जगहों पे यूज़ करते रहेंगे तो। Some instruments are used at temperature of 20 degree centigrade, which is standard temperature to avoid errors. तो जैसा मैंने आपको बताया कि कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज के अंदर नंबर ऑफ पर्सन के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड का जो है टेम्परेचर वहाँ पे सेट किया जाता है। तो 4 पर्सन के लिए भी डिजाइन हो सकती है, वो 2 पर्सन के लिए भी डिजाइन हो सकती है। वो तो हर मेट्रोलॉजिकल लैबोरेटरीज का अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है। कोई 50% की लैबोरेटरी भी होती है कभी कभार, तो हर एक का अलग अलग रहेगा। बट यहाँ पे कोशिश क्या की जाती है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड की ही लैबोरेटरी का टेम्परेचर मेंटेन किया जाए। देन लास्ट पॉइंट हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और मेजरिंग इक्विपमेंट अंडर मेट्रोलॉजी। So according to the various application, the measuring instruments are classified as length measuring instruments, angle measuring instruments, instruments for checking deviations, instruments for making or for measuring surface finish. For all above 4 basic types, various types can be defined as below. Same equipments are also classified depends on their accuracies. For example, most accurate optical instruments, average accuracy optimeters और comparators, less accurate steel rule और verniers. तो ये जो है एक्यूरेसी के हिसाब से यहाँ पे 3 कैटेगरीज है। फिर उसके बाद किस टाइप का आपको मेजरमेंट करना है उसके हिसाब से 4 कैटेगरीज। यहाँ पे एक देखो ब्रांच टेबल दिया गया है, ये क्लासिफिकेशन दिया गया है इंस्ट्रूमेंट्स का, मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का। सो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स: लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, डेविएशन चेकिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड सरफेस फिनिश इंस्ट्रूमेंट। लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में जो है अगेन 2 टाइप्स है, सपोर्टिंग डिवाइसेस और लेंथ मेजरमेंट्स। लेंथ मेजरमेंट में फिर 2 टाइप्स है, ऑर्डर टाइप और डिजिटल टाइप। ऑर्डर टाइप में आपका मैनुअल टाइप भी आ सकता है और डायल इंडिकेटर टाइप भी आ सकता है। एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में अगेन 2 टाइप है, मैकेनिकल टाइप के और ऑप्टिकल टाइप के। ज़्यादा एक्यूरेट अगर हम देखेंगे तो ऑप्टिकल टाइप का ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा, मैकेनिकल टाइप का लेस एक्यूरेट रहेगा। डेविएशन चेकिंग में अगर हम देखेंगे तो कंपैरेटर्स है और गेजेस है। कंपैरेटर्स जो है ज़्यादा एक्यूरेट है, गेजेस भी होते हैं लेकिन थोड़ा सा उसको ऑपरेट करना डिफिकल्ट होता है। तो कंपैरेटर्स एंड गेजेस हमारा सेकंड चैप्टर ही है। सेकंड चैप्टर में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स वगैरह सारी चीज़ वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पे नहीं बताया हुआ। देन उसके बाद सरफेस फिनिश में अगर हम देखेंगे तो सरफेस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, सरफेस फिनिश मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है अलग अलग, ये भी हमको आगे पढ़ना है। बट सेकंड चैप्टर में हम कंपैरेटर्स और गेजेस के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कंसेप्ट ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सो व्हाट इज लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट डायमेंशन और डिवीजन that can be measured by using a particular instrument. लीस्ट काउंट किसको बोलेंगे? उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से आप कितना छोटा जो है डायमेंशन मेजर कर सकते हो। तो आपके पास जो मेजरिंग स्केल है 15 सेंटीमीटर की रहो या 30 सेंटीमीटर की रहो, उसकी मदद से जो आप लाइन मेजर कर सकते हो या लाइन ड्रॉ कर सकते हो, सबसे छोटी लाइन जो रहेगी वो कितने साइज की रह सकती है? यस, सबसे छोटी लाइन जो आप उसके, वेरी गुड, 1 mm की लाइन। सबसे छोटा जो डिवीजन है उसके अंदर या सबसे छोटी जो मार्किंग दी गई है उसके अंदर वो कितने mm की है? 1 mm। बेसिकली वहां पे क्या किया गया है, सेंटीमीटर की मार्किंग दी गई है और मिलीमीटर की मार्किंग दी गई है। सेंटीमीटर बड़ा यूनिट है, मिलीमीटर छोटा यूनिट है। तो सबसे पहले यहाँ पे सेंटीमीटर एलिमिनेट हो गया, बचा क्या? मिलीमीटर। अब मिलीमीटर की भी जो मार्किंग दी गई है उसके अंदर भी सबसे छोटा अगर यूनिट अगर हम देखेंगे, सबसे छोटी अगर मार्किंग देखेंगे मिलीमीटर की, तो किसके हिसाब से दी गई है? 1 मिलीमीटर के अकॉर्डिंग। तो 1 मिलीमीटर की लाइन आप वहां से ड्रॉ भी कर सकते हो उस स्केल की मदद से और मेजर भी कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स में जितने भी, अब जैसे वर्नियर कैलिपर है आपका, माइक्रोमीटर है आपका, डायल इंडिकेटर है आपका, तो जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है उसका लिस्ट काउंट कैसे पता कर सकते हैं हम लोग? कि कितना छोटा डिवीजन आप मेजर कर पा रहे हो, उसके हिसाब से हम यहाँ पे उसका लिस्ट काउंट डिफाइन कर सकते हैं। और ये जो लिस्ट काउंट है हर इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट वेरी करता रहेगा, हर इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग रह सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे इंस्ट्रूमेंट का जो लिस्ट काउंट है वो सेम ही रहे, कांस्टेंट ही रहे, अलग अलग रह सकता है डिपेंडिंग अपॉन द मार्किंग्स और यूनिट्स यूज्ड बाय दैट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हम किस तरीके से यूनिट का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके हिसाब से वो वेरी करते हैं। इन अदर वर्ड्स, इट्स रेजोल्यूशन
of an instrument. For example, a scale can measure least reading of length as 1 millimeter, hence its least count of scale 1 millimeter. अभी हमने जो एग्जांपल देखा ना वही है यहाँ. All instruments are having some or other least count. मतलब क्या है इसका कि हर इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग अपना लीस्ट काउंट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सारे इंस्ट्रूमेंट का सेम ही रहे. इट मे चेंज फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर, डिजाइन टू डिजाइन. फॉर एग्जांपल वर्नियर हैव लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 मिलीमीटर, 0.02 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर एक्सेट्रा. तो वर्नियर कैलिपर का अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो अलग अलग टाइप के वर्नियर कैलिपर है जो मैन्युफैक्चरर डिजाइन चेंज करते हैं, उसके हिसाब से लीस्ट काउंट भी उसका चेंज होता रहता है. तो 0.01 का भी है बाज वर्नियर कैलिपर में, बाज वर्नियर कैलिपर में 0.02 मिलीमीटर का लीस्ट काउंट है, बाज में जो है 0.5 मिलीमीटर का वर्नियर कैलिपर. अब 0.01 मिलीमीटर का अगर हम लीस्ट काउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक्यूरेसी आपको ज्यादा मिलेगी. या फिर छोटे साइज का अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है या उसको मेजर करना है तो उसके लिए आप 0.01 मिलीमीटर वाले लीस्ट काउंट का वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करेंगे. अगर आप बड़े साइज वाला प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, 0.5 मिलीमीटर वाले लीस्ट काउंट का भी आप वर्नियर कैलिपर वहां पे इस्तेमाल कर सकते हो. सो इट विल टोटली डिपेंडेंट अपॉन द मैन्युफैक्चरर और द यूज, किस तरीके से उसका यूज है. So this is how we can conclude our chapter.